नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिम के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपने अपनों के साथ बने हों। आज के शुमारे में मैं आपका मेजबान हाजिर खिदमत हूं, जी हां, तबरेज मदनी, और आज मेरा साथ दे रही हैं इस प्रोग्राम में मेरी साथी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों बात है? उसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद जरूर इंशाल्लाह नाराजगी हम दूर करेंगे, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमसे कोई भी नाराज हो, और हम सबको चाहिए कि हमेशा कोशिश करें कि हम सबके साथ रिश्ते बना के रखें और नाराजगियों को जल्द से जल्द दूर करें। ये सिर्फ हुमैरा और मेरे बीच की बात की नहीं है, मैं सभी देखने वालों से भी ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपसे कोई नाराज है और आपको मालूम है कि और जब वो इंसान मैटर करता है हमारे लिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसके साथ बात करके मसला सॉल्व किया जाए। बिल्कुल सही, और नाराजगी दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी जल्दी हो सके नाराजगी को दूर करके अपने रिश्तों की जो मिठास है उसे बनाए रखें। हालांकि आजकल हम देख रहे हैं कि रिश्तों की बात चली है तो आजकल नए रिश्ते बहुत जुड़ रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीजन है। लोग शादियों में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, हर तरफ देख रहे हैं कि शादियों की तैयारियां हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, दावतें हो रही हैं। लेकिन हमारा क्या आपने कभी ध्यान दिया, ये जब शादियों का सीजन हमारे यहाँ होता है तो इसमें खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही। खर्चों तक तो ठीक था, लेकिन फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, और मेरा यही मानना है कि निकाह सादगी से होना चाहिए। जैसे हमारे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने अपनी बेटियों की जो शादी है, निकाह है, वो मस्जिद में कराई थी सादगी से। तो हमें जो सबक है वो हासिल करना चाहिए उनकी जिंदगी से। और आप बजा फरमा रहे हैं कि आजकल बहुत फजूल खर्ची हो रही है शादियों पे, व्हेन इट कम्स टू डेकोरेशंस या फोटोग्राफी पे या म्यूजिक वगैरह पे हम बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करते हैं। तो इससे बेटर ये है कि हम वो पैसे कपल्स को दे, ताकि जरूरत आने पे वो उसका इस्तेमाल कर सके, उनके किसी काम आ जाए वो पैसे। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा दौलत है और आप बहुत ज्यादा चाहते हैं उसको खर्च करना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने घर की शादी के अलावा आप 4 और बेटियों की शादी करवा सकते हैं, उसमें खर्च कर लें। हालांकि कल ये बात मेरे जहन में आई, कल मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था मार्केट। उनकी बेटी की बहन की शादी है। अच्छा। और बहन की शादी करनी मस्जिद में है, निकाह मस्जिद में होने हैं। उसके बाद घर पर उनके लिए कहवे का कुछ इंतजाम उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन कहवे पर इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसमें आराम से वो लोग उनको दावत दे सकते थे, मतलब बिल्कुल सही खाना हो सकता था उसमें। हम लोग ड्राई फ्रूट खरीद रहे थे, और मैंने वहां देखा हमारे अलावा बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट खरीद रहे थे कि दूल्हे के लिए आना है, दूल्हे ने बारात आएगी तो उनको देना है। तो ड्राई फ्रूट का इतना ज्यादा इस्तेमाल, इतना ज्यादा खर्चा, और उसमें वो ना बाकी जो अलावा जो बाकी उसमें मामला है, बॉक्सेस में जी अब ये भी जाना है, अब ये भी जाना है, इसमें नोट भी जाएगा, इसमें फ्रेश फ्रूट भी जाएगा। आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा भाई इतना खर्चा अगर इस पे हो रहा है और बाकी चीजों पे क्या करोगे? बिल्कुल। और इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान देना है। और हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग जब दूल्हे की बात आती है, बारात की बात आती है, तो कहवा सर्व होता है, उस कहवे के साथ में एक पेस्ट्री सर्व होती है, और पेस्ट्री का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि वो दूल्हे की मजलिस में जाना है। और होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा, वो जो साइज पेस्ट्री का होता है वो इतना बड़ा होता है कि कोई उसे पूरा खा ही नहीं पाता। अगर 50 लोग हैं, 50 में से आप देखेंगे 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा पेस्ट्री का पीस खाया होगा, बाकी सब लोग 2-3 स्पून काटने के बाद फेंक देते हैं, और उसके बाद वो किसी और के खाने के लायक भी नहीं बचता। बेहतर ये था या तो हम पेस्ट्री के साइज को छोटा करें, नॉर्मल साइज में दें, ताकि सब लोग उसे पूरा खा सकें, या फिर अगर बारात में आप बड़े साइज की पेस्ट्री है तो 2 लोग मिलकर उसको आधा आधा खाएं, अगर वो पूरा नहीं खाना चाहते, ताकि वो सड़कों पे ना गिरे, वो जो लाई गई चीज है वो जाया ना हो। हम अक्सर देखते हैं उसको लाने के बाद उनको फेंकना पड़ता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो निकाह की बात अभी अभी हुमैरा ने की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निकाह को इतना आसान बनाइए कि लोग निकाह को प्रेफर करें। आजकल हम देख रहे हैं लड़के झिझकते हैं निकाह करने से, डरते हैं, भागते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा उन्हें जिम्मेवारियां लगती हैं कि निकाह करना है तो इतना सारा खर्चा करना है, इतना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है। और जैसा जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये जो बाकी सारी चीजें होती है ना, एक्स्ट्रा चीजें, वो फिर जाया ही हो जाती है। और आजकल आई थिंक शादियों में ज्यादातर हम दिखावा ही करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे किसी रिश्तेदार ने या हमसाया में किसी ने ग्रैंड तरीके से शादी की तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। और
इस चक्कर में हम अपने रब को नाराज कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि जो इंसान लोगों को खुश करता है और अल्लाह ताला जो है उससे नाराज हो जाता है, राइट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए खुदा को राजी करने की। आप रब को खुश करें। अगर आपने अल्लाह ताला को खुश कर दिया, अपने रब को राजी कर लिया, आपको किसी और को राजी करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि अभी हमारा फरमा रही थी कि निकाह को आसान बनाइए ताकि लोग प्रेफर करें निकाह बनस्बत की कि वो कोई गलत रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि ये जरूरत है एक इंसान की। अल्लाह ताला ने उसे वैसा बनाया है कि ये चीज उसको, मतलब इस चीज की उसको जरूरत है, पार्टनर उसको चाहिए जी। वो पार्टनर उसे लीगली मिले, मजहबी तौर जो हमें रास्ता बताया है शरीयतन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता दिखाया हुआ उस तरह से मिले, तो फिर कोई कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ये जो खर्चे हम कर लेते हैं, और इसके बाद ये खर्चे होने के बाद हम देखते हैं बहुत सारे लड़के सालों तक शादियों के कर्जे उतारते फिरते हैं। कर्जा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो कर्जा उतारने में वक्त गुजर जाता है, बहुत सारा वक्त उसी में निकल जाता है। उसके बरक्स अगर यही पैसा कहीं इन्वेस्ट किया होता, कारोबार किया होता या छोटा मोटा कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया होता, तो वो शायद उन लोगों के लिए फायदेमंद होती और उस कपल के लिए शायद जिंदगी आसान हो जाती। तो नाज़रीन मोहतरम, बस गुजारिश आप सबसे इतनी सी कि जब भी आपको मौका मिले, जहां पर भी आपको मौका मिले, तो इस बात को फैलाएं कि खर्चे करने की जरूरत नहीं है। और अक्सर हमने देखा है, देखा देखी में लोग बहुत मारे जाते हैं। खासकर वो फैमिली देखा देखी में ज्यादा आ जाती है जो हमारी तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं। लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जब देखते हैं कि पड़ोस में शादी हुई और वहां इतना ज्यादा खर्चा हुआ, ये चीज भी थी, ये चीज भी थी, तो वो उस दौड़ में लग जाते हैं। उस दौड़ में वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। और कई सारी बेटियां आज भी हैं जिनकी आज तक हाथों में मेहंदी नहीं लगी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम रब के दिखाए हुए रास्ते पर चलें और सही रास्ता अपना के जिंदगी को आगे बढ़ाएं। खैर, ये तो आगाज में थोड़ी सी बात हुई क्यों शादियों का सीजन, उस पर उस तो दूसरी बात पता है आपको, हमारे समाज में शादियों को बहुत ज्यादा अहमियत तो दी जाती है, लेकिन और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिंदगी में। शादी के बाद हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो हमें उनके लिए भी पैसे जो है वो बचा के रखने चाहिए। या इंसान अपनी जिंदगी पे भरोसा नहीं होता है, कभी इंसान बीमार पड़ गया तो बिल्कुल। और ये फिजूल खर्चियां हैं, इनको छोड़ के नॉर्मल रूटीन में चलें, नॉर्मल खर्चे करें, जिंदगी आसान होगी। नाज़रीन मोहतरम, आगाज में बहुत कुछ होता है, जैसा कि हमने आगाज में बात तो छेड़ दी, लेकिन उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां हम पर होती हैं जो मेरी साथी निभाती हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे से कि वो जिम्मेदारियां निभाएं। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम खुशगवार ही रहेगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 28, कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 33, कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी बताते चले, नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द अपडेट्स यू कैन कॉन्टैक्ट विद द ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। और अब बहुत दिनों के बाद फाइनली ये लगने लगा है कि जम्मू में गर्मी है और कश्मीर का मौसम थोड़ा बेहतर हो गया। हालांकि अब रात को भी मौसम बेहतर हो गया है, अच्छा मौसम लगने लगा है। सुबह शाम हल्की फुल्की आपको ब्रीज भी देखने को मिलती है, वो भी फील करते हैं आप। नाज़रीन मोहतरम, ये प्रोग्राम जो है गुड मॉर्निंग जेन के हमारा रोज सुबह 8 बजे आपकी खिदमत में लेकर आते हैं और 9 बजे तक हमारा साथ रहता है। इसमें बहुत कुछ होता है जो हम अब तक लेके आते हैं। अपडेट्स होती हैं, कुछ बात चलती है और खास मेहमान से मुलाकात भी होती है। लेकिन आगाज में हमेशा एक स्पेशल तोहफा आपके लिए होता है। आज तक खास डल तुम पापत थमुस वली आगाज में वो ये खास डल।
बिना पा बुलंद हर जान लेती अगर वक्त पे याद बनम नारस में गुलजार अगर वक्त गचन मुश्किल में आसान बुलंद हर जानती मैं माशो हावे ना पा बुलंद हर जानती पोश वरेश हनाई नासुमे कुन बकर हास पोश वरेश हनाई नासुमे कुन रटसनक यथ बदामा बुलंद हर जानती रटसनक यथ बदामा बुलंद हर जानती मैं माशो हावे ना पा बुलंद हर जानती मैं माशो हावे ना पा बुलंद हर जानती बुलंद हर जानती बुलंद हर जानती वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और अभी अभी नाजरीन आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा एंजॉय किया जो कि मैंने भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब के अलावा DD कल्चर पर भी देख सकते हैं। इनफैक्ट हमारे सारे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं एंड यू कैन वॉच इट एनी टाइम एनीवेयर। बहरहाल आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे लेकिन एक वक्फे के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। फिर से इस्तेकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K में। जी हाँ, आज
हुमायरा अभी अभी वक्फे पर जाने से पहले आपसे कहा कि हम मुलाकात करवाएंगे आपके खास मेहमान से वक्फे के उस पार, तो मैं वह वादा पूरा किए देता हूँ। आज जिस शख्सियत से हमें शर्फ मुलाकात हासिल है, इनका ताल्लुक कागज़ और कलम से है। जी हाँ, एक बडिंग राइटर है। अभी हालांकि खुद स्कूल से फारिग हुए हैं, 12th का इन्होंने एग्ज़ाम अभी अभी पास किया है, 12वीं जमात का एग्ज़ाम पास करने के बाद अब ये कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अज़म ज़हूर की। अज़म, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस अल्लाह ताला का जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस शो पर आ पाया हूँ। दूसरा, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इस शो पर आज इनवाइट किया। नहीं, ये हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है कि एक बहुत ही यंग बच्चा, जस्ट 18 years old guy is a writer and that too with several publications। बहुत अच्छा लग रहा है और इससे हमें भी फख्र महसूस हो रहा है कि आप हमारी मिट्टी से हैं, आप हमारे यहाँ से हैं, तो हमें लग रहा है कि हम ही हैं एक्चुअली। अज़म, अपने बारे में बताएं, कहाँ पैदा हुए तो उस बारे में बताएं, लेकिन इसके अलावा कुछ सवाल हैं जो पूछेगी हुमायरा। तो शुरुआत मुझसे ही है, ठीक है। अच्छा, तो आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, अभी तक की जो तालीम है वो कहाँ से आपने हासिल की, और लाइक ही आस्क्ड कि आप रहते कहाँ पर हैं। मेरा नाम आज़म ज़हूर सोफ़ी है जी। मैं जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बडगाम से है। मैंने अपनी तालीम 10वीं जमात तक द कश्मीर वैली स्कूल से हासिल की है और मैंने 11th 12th DPS बडगाम से किया है ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। अज़म, ये लिखने का जो शौक है जी, ये कब आया, कब आपको लगा कि आप लिखना चाहते हैं? जी, बचपन से ही लिखने का मुझे बहुत शौक था। मैं कहानियाँ लिखता था, मैं कई तरह के किरदारों को अपने दिमाग में वजूद लाता था। फिर मैंने धीरे धीरे से लिखना शुरू किया, अपने ख्यालों को कलम पे कागज़ पे उतारना शुरू किया मैंने जी। फिर जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैं ट्यूशन जाता था, मुझे लिखने का बहुत शौक था। पर वो बोलते हैं ना, एक शागिर्द को एक उस्ताद की झलक की ज़रूरत होती है। तो मैं इंग्लिश पढ़ता था वहाँ पे, मेरे टीचर थे मोहम्मद मुरसल कुरैशी। अच्छा। तो उनसे मैंने एक दिन जाके बोला, सर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, आप 1 हफ्ते में कुछ लिख कर लाइए, मैं देखता आप कैसा लिखते हैं। मैं 3 दिन के बाद गया, मैंने 1500 वर्ड्स की एक स्टोरी लिखी और मैंने उसके बाद में उनको दिखाया। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने हफ्ता दिया था आपको और आपने 3 दिन में इतना अच्छा लिख के लाया मेरे को। अब सोचो, अगर आप लिखते जाओगे आप एक कितना अच्छा कलेक्शन बना सकते हो। वो दिन, उनकी वो बात मेरे जहन में बैठ गई। बहरहाल फिर 10वीं जमात में मैं दूसरी जगह पे ट्यूशन के लिए गया, बट वो जो उन्होंने वो बीज मेरे दिमाग में उस दिन बोया था, वो आज भी मेरे दिमाग में अभी भी वैसी एक पेड़ की तरह रोशन है। मैं लिखता गया। फिर 10वीं जमात में मैंने बहुत एक अच्छा अपना कलेक्शन स्टोर अप किया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा, मैं लिखता तो जा रहा हूँ, पर क्या ये पढ़ने के लायक भी है? क्या लोग इसको पढ़ना चाहेंगे? क्या ये कहीं पे छपेगा? मैंने एक एंथोलॉजी में अपनी स्टोरी दी, स्टोरी ऑफ अ पुअर गर्ल, और माशाल्लाह वो पब्लिश भी हो गई। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुझ में एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ लिख सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई उस एंथोलॉजी से। 10वीं जमात में तब मैं पढ़ता था, मैंने 10वीं जमात में अपनी पहली बुक भी कंपाइल की। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? उसमें बहुत सारे राइटर्स का एक राइटअप होता है, जैसे 10 राइटर्स 12 राइटर्स, उनको को-ऑथर्स बोलते हैं। वैसे ही मैं 10 to 15 बुक्स का को-ऑथर रह चुका हूँ अभी तक। तो मैंने एक बुक भी अपनी कंपाइल की, मैंने लोगों को बुलाया कि आइए। मैंने खुद भी जब राइटअप किया पब्लिश, फिर उसके बाद मैंने लोगों को बुलाया, उनकी मदद की कि जिनका शौक है, सपना है, तो उन लोगों ने भी पब्लिश की अपनी एंथोलॉजीज। और फिर उसके बाद में 11वीं जमात में मैंने अपनी पहली बुक लिखी, वर्ड्स ऑफ अ यंग राइटर। मैंने एक नई चीज़ लाने की कोशिश की कश्मीर में। उसमें 100+ पोएम्स की कलेक्शन थी, 33 लेटर्स थे एंड 12 शॉर्ट स्टोरीज थी, जो कि एक बहुत अच्छी बुक थी, एंड 40,000+ वर्ड्स का वो कलेक्शन था। उस टाइम पे आई वाज जस्ट 16 years old, तो वो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी मेरे लिए उस एज पे। वो भी अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं उतना वो लिख पाया था, और वो भी किसकी वजह से? उन टीचर की वजह से जिन्होंने मुझे बोला था आप एक कलेक्शन लिखो। उसके बाद 11th में मैंने एक और बुक लिखी, उसमें भी पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज थी। एंड फिर 12th में मैंने एक और बुक लिखी जिसमें शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स थी। एंड फिर
आफ्टर 4.5 years वो बोलते हैं ना स्ट्रगल के बाद में थोड़ा सा लाइट दिखती है लाइफ में। रिसेंटली मैंने अपनी एक नॉवल लिखी लव एंड ट्रेजेडीज एंड वो अमेजोन पे बेस्ट सेलर थी ऑल ओवर इंडिया #1 के रैंक पे वो चल रही थी रिसेंटली एंड वो भी अल्लाह ताला के फजलो करम से within 8 days of its launch it got a bestseller tag. माशाल्लाह माशाल्लाह। So right now I am the youngest novelist of our state and the bestseller. बहुत ही माशाल्लाह, ये तो एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़ है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। आपने जिक्र किया अपनी पहली किताब का जिसमें आपने अपना एक राइटअप दिया था। जो पहली स्टोरी या पहला जो आपका लिखा हुआ छपा था किताब में, वो किताब जब आपने देखी तो कैसा फील आया आपको, कैसी फीलिंग थी आपकी? क्योंकि उसमें 8-10 राइटर रहे होंगे जिनके बाकियों के भी उसमें राइटअप्स थे। जी बिल्कुल। और उसमें आपका भी था, तो उस टाइम कैसा फील आया और उसमें लिखा जो था आपने उसके बारे में हमें कुछ बताया। सर मैंने एक स्टोरी लिखी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम वो बुक अपने हाथ में पकड़ी, मुझे आज भी याद है। वो बोलते हैं ना कि मेहनत जो की होती है वो एक अपनी लिखावट को छपी हुए देखकर, मतलब मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ। और बहुत छोटा भी था मैं उस वक्त पे, तो वो लम्हे बयान करना अल्फाजों में नामुमकिन है मेरे लिए। Exactly. और जो मैंने वो लिखी थी वो एक शॉर्ट स्टोरी थी, मैंने वो लड़कियों की जर्नी पे लिखी थी। लाइक अच्छा, आप कैसे यूजुअली उनको फिक्टिशियस चीजें लिखते हैं या फिर रियल लाइफ जो बेस्ड इवेंट्स हैं उनके रिलेटेड? मैम मैं दोनों लिखता हूँ, नॉन फिक्शनल भी फिक्शनल भी। मैम नॉन फिक्शनल में आती है लाइक पोएम्स है या शॉर्ट स्टोरीज है, बट डायरेक्टली नहीं मैं लिखता हूँ लाइक कैरेक्टर्स को नाम डिफरेंट चेंज करके सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शो करता हूँ। एंड मोस्टली मेरा जनरल कंटेम्प्रेरी लव रहता है, फ्रेंडशिप रहता है, एनिमीज रहता है, बिट्रेयल रहता है, ये सब कुछ। बहुत ही खूब। ये आपकी पहली किताब है और स्टोलन जी सर, इसी में जो मैंने वो ये पहली किताब आपकी एंथोलॉजी में जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आपकी पहली कहानी आई थी। जी बिल्कुल, द स्टोरी ऑफ अ पुअर गर्ल। जी सर। ये कहानी जो है द स्टोरी ऑफ अ पुअर गर्ल, ये था क्या, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? जी बिल्कुल। किसकी कहानी थी? सर ये एक आप बोल सकते हैं ये नॉन फिक्शनल ही है, बिकॉज हमारे एस्पेक्ट में तब मैं छोटा था बट माइंडसेट अच्छा खासा था। तो मैंने लड़कियों का दिखाया लाइक कैसे उनको बचपन से जी सर कैसे उनको स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। पहले वो एक छोटी होती है तो स्कूलिंग में उनको टीज करते हैं, लाइक मिडिल क्लास गर्ल होती है या कोई भी होती है, हाई क्लास के बच्चे उसको टीज करते हैं। एंड फिर उसके बाद में जब वो धीरे धीरे से कॉलेज में जाती है वहाँ पर भी उसको टीज करते हैं। तो इट वॉज अ जर्नी ऑफ अ पुअर गर्ल। जब वो ऑफिस में जाती है तो उसके साथ छेड़छाड़ होती है, तो फिर शादी के वक्त उसको डॉवरी का केस आता है। सो आई शोड दैट how a girl from a small middle class family faces a lot of problems since her childhood till she gets married. Schooling ka issue, college ka issue, then office work mein she gets like opportunities, maybe she don't gets opportunities, exploited sometimes right. Yes exactly. And फिर शादी के बाद आती है एक लड़की की, तो दहेज एक बहुत बड़ा सवाल होता है जैसा आप भी बात कर रहे थे आज। तो मैंने वही सब कुछ अपने उसमें दिखाया था अपनी स्टोरी में, इसीलिए इसका नाम अ जर्नी ऑफ अ पुअर गर्ल मैंने रखा था। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। आपने चैलेंजेस के हवाले से बात की, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि एक राइटर को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यूजुअली हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है कि इट्स वेरी इजी टू बिकम अ राइटर, राइटर कोई भी बन सकता है। सो हाउ वाज योर जर्नी टिल नाउ एज अ राइटर? चैलेंज सबसे पहला यही होता है, आपको जानना है कि आप एक राइटर हो। इट इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज। आप में मुझ में जो टैलेंट होता है ना या जो कोई खूबी होती है उसको परखना, उसको जानना, अपने अंदर पहचानना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कोई एक्टर होता है तो उसको पता नहीं चलती है उसमें एक्टिंग की स्किल्स है। वैसे ही जब मैं लिखता गया मुझे समझ आया कि नहीं मैं लिख सकता हूँ। सबसे पहला चैलेंज यही होता है आप अंदर अपने क्या खूबियाँ हैं उनको पहचान पाओ। और दूसरा चैलेंज ये होता है अपनी राइटिंग्स को इम्प्रूव करना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूँ, कोई प्लॉट दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा है, तो कभी कभी कोई स्टोरी 1 घंटे में ख़त्म होती है, कभी कोई स्टोरी 1 हफ्ता भी लेती है। कोई पोएम होती है, मैंने 10 स्टेंजाज लिख दी है, अब एक स्टेंजा है जहाँ पर मैं 1 महीने को भी फंस सकता हूँ, वर्डिंग्स नहीं आ सकती है। एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री में इट इज़ अ वेरी क्रूशल इंडस्ट्री, सो वहाँ पर खुद को मेंटेन करना, सस्टेन करना इतने राइटर्स में। लाइक रिसेंटली मैंने आपको बोला 4.5 years के बाद में मेरी बुक #1 बनी थी। सो आई हैड अ कॉम्पिटिशन विद नॉट मिलियंस ऑफ बुक्स ओवर देयर ऑन अमेजोन। तो मुझे भी खुद 4.5 साल लगे कि मैंने अपनी एक बुक को 15 बुक्स के बाद में
बेस्ट सेलर बनाया। तो इट इज़ अ चैलेंजिंग फील्ड, और आज के टाइम पे जहाँ पर लोग पढ़ने से ज़्यादा देखने को पसंद करते हैं, वीडियोग्राफी को। सो योर टॉपिक्स, योर कंटेंट शुड बी इंटरेस्टिंग सो दैट पीपल विल रीड इट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो आपकी पहली बुक थी ओवर स्टोलन हेवन, जिसमें आप जी सर, जब स्टोरी आई थी, आप कैसे पहुंचे पब्लिकेशन हाउस तक? पब्लिकेशन हाउस तक आप पहुंचे या पब्लिकेशन हाउस आप तक पहुंचा? सर सोशल मीडिया पे सडनली एक दिन एक मैसेज आई थी मेरे को इंस्टाग्राम के पेज पे। सो आफ्टर दैट आई केम टू नो अबाउट एंथोलॉजी, जिसमें ऐसे ऐसे ये होता है। तो फिर मैंने अपना राइट अप दिया एंड इट गॉट सिलेक्टेड, एंड उसके बाद ये पब्लिश हुआ बुक में। सो इट्स हाउ। सो वाज इट इजी टू गेट इट पब्लिश्ड? No, it takes some time. The publishing house should accept it. It should be worthy to get published. So आपकी लिखावट में वो दम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वेरीफाई वगैरह किया जाता है, चेक किया जाता है, कोई गलती तो नहीं है कहीं पे। जी जी, प्रूफ रीडिंग वगैरह। आपकी जब ये पहली स्टोरी छपी, इसके बाद आपने किताबें लिखना शुरू किया। जी सर। क्या इतनी किताबें लिखने के बाद आपको कहीं से कोई माली मामलत हुई? Have you been paid for anything? सर जो मेरी पहली बुक थी वर्ड्स ऑफ अ यंग राइटर, तो जो उसका पे आउट फर्स्ट था, रेवेन्यू जो भी जनरेट हुआ था, मैंने वो चैरिटी कर दी थी। बहुत ही खूब। दैट वाज माय चैरिटी। माशाल्लाह। सो आफ्टर दैट सेकेंड बुक में वैसा कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था, एंड माय थर्ड बुक आल्सो वाज न्यूट्रल, बट माय फर्स्ट बुक मोस्टली उसका अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा, लव एंड ट्रेजेडी, जो कि बेस्ट सेलर रह चुकी है। So basically like my father, he believes on charity and donation. Okay. तो मेरे जो वालिद साहब है, माशाल्लाह मेरे को उनकी बहुत अच्छी तरबियत हासिल हुई है, तो मुझे उनकी तरह पसंद है चैरिटी देना। तो वो भी बहुत चैरिटी करते हैं, उनको देख कर ही। एंड मैंने ये भी डिसाइड किया हुआ है दैट जो मेरी ये लव एंड ट्रेजेडीज एक बुक होगी, इसके रेवेन्यू का एक पोर्शन जो है वो चैरिटी में डोनेट होगा। मैं नंबर्स तो रिवील नहीं करूंगा, दैट इज अप टू मी, बट मुझे चैरिटी करना बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात, बचपन से आदत है। ये आपकी दूसरी किताब जो ये मेरी सबसे पहली किताब आई थी, हालांकि जी सर, इससे पहले आपने एक स्टोरी लिखी थी और उसके बाद ये फुल फ्लेज बुक आपकी आई थी। और ये किताब जब छपी, वर्ड्स ऑफ अ यंग राइटर बाय अज़म ज़हूर सोफी जी, जब ये किताब छपी, इस किताब को छापने के लिए कितनी मेहनत लगी और कितने चैलेंजेस थे इसे पब्लिकेशन हाउस तक पहुंचाने में? 2 साल का सफर। 2 साल? जी बिल्कुल। अच्छा। 2 साल का सफर, फिर एक अच्छा पब्लिशिंग हाउस चुनना, और फिर उसके बाद उनके साथ डील करना। बिकॉज जैसा मैंने बताया, पब्लिशिंग एक चैलेंजिंग फील्ड होता है, अप एंड डाउन्स आते हैं। तो पब्लिशिंग हाउस के साथ कांटेक्ट करना, एंड ऐसा होता है पब्लिशिंग में 2 तरह की चीज़ें होती है, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में वो पब्लिशिंग बड़े हाउसेस आते हैं लाइक पेंगुइन, हार्पर कॉलिंस एंड बाकी सब, जो कि आपको बुक एक्सेप्ट करते हैं सामने से एंड यू गेट पेड। एंड नॉन ट्रेडिशनल में सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस आते हैं जो कि सेल्फ पब्लिश कराते हैं बुक्स को, वो पे हमसे लेते हैं पैसे। सो पहले एक पब्लिशिंग हाउस को चूज करना था, फर्स्ट टाइम मेरी पब्लिशिंग थी। सो फिर विद एक्सपीरियंस मैंने धीरे धीरे से सीखा। लाइक अभी मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट 50+ पब्लिशिंग हाउसेस। दैट्स ग्रेट। And I have contacts with India's biggest publishing houses like Inkzoid is one among them, or the other publishing houses from different states. So I work as a consultant also, publishing consultant, and I have been a manager of many publishing houses. So फिर with time experience आता है, तो पहले difficulties बहुत आई थी, बहुत ज़्यादा, बट विद टाइम फिर सीख लिया, ठोकरे खा खा के फिर अब रास्ता थोड़ा आपके लिए जी, हमवार हो गया। अब मंजिलें थोड़ी सी दिखने लगी, वो धुंधलापन दूर होने लगा। बहुत ही जी, मैं ये देख रही थी कि आपकी ज्यादातर किताबें आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, सो व्हाई नॉट यू चूज योर उर्दू और कश्मीरी? मैंने पोइट्री भी बहुत लिखी हुई है, बट अभी वो पब्लिश नहीं की हुई है। अच्छा। तो मेनली मेरा फ्रॉम बीइंग अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, मेरा मेन फोकस इंग्लिश पे ही रहा है। तो नर्सरी से ही मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, अप टू 10th 11वीं 12वीं में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही था। तो मेरा होल्ड भी इंग्लिश मीडियम पे ही ज़्यादा रहा है। हाँ, तो वो फिर आदत पड़ जाती है, जब आप अंग्रेजी के साथ ही वाबस्ता रहते हैं तो फिर आदत पड़ जाती है उस जुबान की। हालांकि जुबान कोई भी इख्तियार कर सकते हैं। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को कैसे बाहर लाते हैं। जुबान कोई भी हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है। नाज़िर मोहतरम, यहाँ अज़म से बात जारी रहेगी, लेकिन यहाँ एक वक्फे के लोग रुकते हैं। आप वक्फा देखकर वापस आइएगा, तब तक हम अज़म के साथ बने हुए हैं। कश्मीर, एक नाम,
एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC-99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC-99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC-99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं आजम ज़हूर साहब, हु इज़ अ बर्डिंग राइटर। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से एक खबर। LG अप्रिशिएट सक्सेसफुल रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग यात्रा। वन मोर न्यूज। Despite absence of mpox cases, J&K Health Department has intensified surveillance and adopted necessary measures to prevent its outbreak in Jammu and Kashmir. जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। हालांकि जो खबर अभी mpox को लेकर हमारे में पड़ी, हम उम्मीद करते हैं इंटेंसिफाई तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन क्या सच में ऑन ग्राउंड फिर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी या नहीं, उस पर सवाल होगा। फिलहाल UAPA ट्रिब्यूनल की कार्रवाई, जमात इस्लामिया जम्मू कश्मीर पर पाबंदी बरकरार, ये एक खबर। और इसी रोजनामा से एक और खबर ओल्ड एज होम गांदरबल की। ये लिखते हैं कि कश्मीरी पंडित और 8 खवातीन समेत 25 उम्र रसीदा अफराद का मस्कन। 2 साल में सरकारी तौर पर 3 लाख रुपए फराहम, सिर्फ सालाना किराया 2,40,000 पर सर्फ। जी हाँ। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से। चीफ सेक्रेटरी ने मिशन युवा के नफाज पर स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की सदारत की। जी ये उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, और खबर कुछ इस तरह से कि असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला, नामजदगियां दाखिल करना शुरू हो चुका है। जी हाँ। अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से। 7 कैंडिडेट्स फाइल नॉमिनेशंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर पोल्स एंड ओवर 6.67 लाख वोटर्स across 7 constituencies of Anantnag eligible to vote in first phase of assembly elections. 844 polling stations established across district. One more news relevant to sports. Shadman misses out on a century as Bangladesh reaches 316 for 5 to trail Pakistan by 132 runs. जी मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और खबर कुछ इस तरह से कि अमित शाह टर्म्स कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस प्री पोल अलायंस अनहोली। इसी अखबार से एक और खबर लिखते हैं J&K गवर्नमेंट अनाउंसेस पेड हॉलीडेज फॉर पोल डेज। और साथ ही में एक और खबर कि पेमेंट पैरालिसिस ओवरशैडोज सेहत स्कीम सक्सेस। एम्पेल्ड हॉस्पिटल थ्रेटन टू स्टॉप ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान स्कीम फ्रॉम September 1st। ये एक बड़ा अजीब गरीब मामला है। जी बिल्कुल सही। मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी एक आलमी खतरा है। हिंदुस्तान ने बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी पर जामिया कन्वेंशन की फौरी जरूरत का अदा किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे हाथ में आखिरी उर्दू रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि पुंछ में कंट्रोल लाइन के करीब पाकिस्तानी शहरी और लश्कर तैयबा का गाइड गिरफ्तार। ये फौज का एक ऐलान है, उनकी तरफ से खबर है। और साथ ही लिखते हैं, अखबार लिखता है कि कुटवा में मशकूक अफराद की नकलो हरकत की इतलात मिलने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू। तो इसी के साथ आज के खबर अखबारों की सुर्खियां मुकम्मल हुई। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। और गुड मॉर्निंग J&K में हमारे साथ बने हुए हैं आज के हमारे मेहमान, यंग बडिंग राइटर। हालांकि मैं इनको बडिंग नहीं कहूंगा, बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी पब्लिकेशन की है तो इनको बडिंग नहीं कहा जा सकता। एक यंग राइटर है जो अंग्रेजी में अपने जो
ख्यालात हैं उनको कागज़ पे उतारते हैं। और अभी तक बहुत सारी किताबें शाया हो चुकी हैं इनकी, और किताबों का जो सिलसिला है वो जारी है। और अभी अभी इन्हें खिताब मिला है, इनकी किताब जो है बेस्ट सेलर बनी है अमेज़ॉन पर। आज़म, आपसे बात हो रही थी और हम किताबों के हवाले से बात कर रहे थे। जी बिल्कुल। आपने कहा कि कुरैशी साहब आपके पहले उस्ताद थे जिन्होंने आपकी उस टैलेंट को पहचाना और जहां उन्होंने आपको मौका दिया कि आप थोड़ा एनकरेज किया आपको। कुरैशी साहब के बाद जब आप प्रोफेशनल राइटिंग में आए तो आपने किसी को कंसल्ट किया, किसी उस्ताद को देखा, ढूंढा? जी सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम पब्लिशिंग की अपनी, तो उस वक्त उन लोगों ने मेरे को 9th के बाद, जैसे मैंने आपको बोला, फिर मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं रहा था। तो फिर मैंने खुद से ही ठोकरें खा खा के फिर मैं धीरे धीरे से संभला था। तो मैंने फिर खुद से, वो बोलते हैं ना कि इंसान ठोकरें खा के फिर मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बिल्कुल। तो मेरा सफ़र भी वैसा ही रहा है। उन्होंने उस दिन मुझे एक रोशनी दिखाई कि तुम लिख सकते हो। फिर उसके बाद में उनसे कांटेक्ट नहीं रहा। तो फिर वो जो सफ़र मेरा था वो मेरा और मेरे खुदा के साथ ही चलता रहा। तो उन्होंने कभी अंधेरे में भी रखा तो फिर उजाला भी दिखाया मुझे। बहुत खूब। तो ये सफ़र मैंने खुद अकेले से ही तय किया। मेरे को किसी की गाइडेंस नहीं थी, कंसल्टेंस नहीं थी। हाँ, सपोर्ट था, बट वो जो सफ़र राइटिंग की दुनिया का है वो मैंने खुद से तय किया है। बहुत ही खूब। फैमिली से कोई सपोर्ट? जी बिल्कुल। फैमिली में कोई ऐसा जो राइटिंग का शौक रखते हैं या जिनको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो? सर एक्चुअली मैं अपने ख़ानदान से ही पूरे सबसे पहला राइटर हूँ। तो मोस्टली हम ऐसा देखते हैं, लाइक कश्मीर में या बहुत से ऐसे इंडिया के रीजन्स में, इन सब चीज़ों को, राइटिंग या बाकी सबको उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं शुक्र अल्लाह ताला का करता हूँ इस सबसे बड़ी चीज़ के लिए, मेरी जो फैमिली है, मेरे मॉम डैड है, मेरे 2 बड़े भाई हैं माशाल्लाह, और मेरी भाभी तो नहीं, बहन है वो मेरी, तो मैं बहन ही उनको मानता हूँ। रिसेंटली मेरे बड़े भाई की शादी हुई 1 साल पहले, तो बट उससे पहले भी मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है इस चीज़ में। तो जब मेरी पहली बुक आई थी, एंथोलॉजी में मेरी पब्लिशिंग हुई, माय मॉम डैड स्पेशली, तो वो बहुत खुश हुए। हमारे बच्चे ने ऐसा कारनामा किया। रियरली हम कश्मीर में देखते हैं लाइक कोई अप्रिशिएट करे ऐसी चीज़ों को जी। और जब लाइक एज गैप बहुत हो, मेरे और मेरे पेरेंट्स में बहुत एज गैप है, बट स्टिल उन लोगों ने इस चीज़ को समझा और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे रोका नहीं, मुझे टोका नहीं, कभी भी रोक टोक नहीं लगाई। तो वो आज देख रहे हैं लाइक इस मुकाम पे मैं पहुंच गया कि इतनी बुक्स लिखी मैंने। तो फैमिली सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला, मेरे मॉम डैड का, मेरे भाइयों का भी। तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। जी, हम चाहेंगे कि किसी भी बुक में से आप थोड़ा बहुत हमें सुना के दिखाएं। कोई पोइम आपकी, कोई ऐसी? जी, वर्ड्स ऑफ अ यंग राइटर। जी, कोई कुछ भी पढ़ के आपका बताएं, क्योंकि राइटर का लिखा हुआ मौका मिलता है सुनने को तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब राइटर की जुबान से, ये मेरी बुक है, तो इसमें मदर पोएम्स में से, इस सेक्शन में से ये पोएम मैं अपनी मदर को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये मॉम के लिए लिखी थी। बहुत ही खूब। बहुत अच्छा लगता है जब यंग राइटर्स से मिलने का मौका मिले और उसके बाद वो रिसाइट करें अपना लिखा हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज हमें मौका मिला है तो हम आज़म से सुनेंगे ये वहाँ पर जो पोएम लिखी है। जी। Got my existence title. In your womb I lived my first world. Under your teachings I experienced the whole world. My journey of love started from you. My journey of emotions rose from you. You are my inspiration for my every good work. You are the reason of every success I scored. Your pains and struggles raised me up very well. Your teachings have built good habits in my health. Watching your morals, I learned good things. Watching your patience level, I learned to deal with life's biggest things. You filled my heart with great purity. You removed all hateness from it and filled unlimited love in it. In your eyes, I have seen the world's real beauty. The spark of your eyes when you see me makes me happy. The smile on your face I see every time is the only reason for me to do new things, making you proud every time. From my father I got a beautiful surname, but from your mom I got my existence. बहुत ही खूब। क्या बात, बहुत ही खूब। आज़म, जैसा कि आपने कहा, आप लेटर्स भी लिखते हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, पोइट्री भी है। क्या आपने अब कहीं पर ये समझ आया आपको कि आपका एक्चुअल जो डोमेन है या जो एक्चुअल प्रेफरेंस है वो क्या रहेगी आगे फ्यूचर में? सर, इसमें जब हम राइटिंग करते हैं तो एक हो गया आपके दिमाग में जो आया आप वो लिखते हो। दूसरा ऐसा होता है रिसर्च बेस्ड वर्क। आप रिसर्च करते हो, आज के एरा में, आज के टाइम पे कौन सा वर्क जो पब्लिश हुआ है वो ज़्यादा चलता है। आप रिसर्च करते हो कौन से टाइटल्स हैं जो मोस्टली सेल आउट होते हैं,
कौन सी कैटेगरी से ज़्यादा बुक्स सेल आउट होती है और कौन सी टाइप के रीडर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं रिसर्च बेस्ड वर्क लिखता हूँ। लाइक मैंने आपको बोला ना, इंसान एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। सो मोस्टली मेरा जनर यही रहता है, लाइक कंटेम्प्रेरी लव रहता है, लाइक फ्रेंडशिप, एनिमीज, रोमांस एंड मोस्टली बेट्रियल एंड दोज ऑल थिंग्स के अराउंड। एंड कहीं ना कहीं मैं सोसाइटी को भी शो अप करता हूँ, बट बीइंग अ यंग राइटर, नॉट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सीज, मोस्टली मैं उतना ब्राइटली शो नहीं करता हूँ, बट थोड़ा थोड़ा स्टोरीज में आइडिया देता हूँ मैं, लाइक व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड स्टोरी। तो वो सब मेरे मोस्टली रिसर्च बेस्ड वर्क रहता है मेरा। अच्छा, ये दरअसल जानना चाहेंगे आपसे कि राइटिंग के अलावा आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ? आपका क्या एम है? मेरा फाइनेंस में बहुत शौक है। अच्छा, तो मैं अभी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं आप? रिसेंटली मैंने 12th पास आउट किया एंड कॉलेज के लिए, जैसा पहले सर ने बताया, एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो फर्दर मैं अपना BBA फाइनेंस में करने वाला हूँ, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फिर उसके बाद अल्लाह ताला की मर्जी जहाँ तक होगी वहाँ तक लेके जाएंगे अपने आप को। बहुत ही खूब। आजम, ये सिलसिला तो चल रहा है किताबें लिखने का। जब पढ़ाई की बात आती है, अक्सर पेरेंट्स का ये रहता है, बल पात लेखक वन ये स्टोरी लेखक पात गड बुझा पानी किताबन दीजिए नजर, एग्जाम ची कल के ची एग्जाम वन ची कॉलेज वात वन ची, क्या कभी ऐसा कुछ देखने को मिला? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से, जहाँ तक मैंने पहले ही बोला, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है और मैंने अपनी अचीवमेंट्स के साथ साथ अपने एकेडमिक्स को भी संभाले रखा। बहुत खूब। इवन मेरी हेल्थ 2 साल तक थोड़ी ख़राब रही थी 11th-12th के स्टैंडर्ड्स में, बट मैंने वो एक लेवल जो होता है ना, हम बोलते हैं लाइक लाइफ में पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों चीज़ें कभी भी मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा अनबैलेंस होने लगा था, बिकॉज छोटा था, पहले चीज़ों को संभालना नहीं आ रहा था। पर मेरे जो फादर है, मेरे वालिद साहब, उनका मुझ पे इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस रहा है। स्ट्रेस इन द सेंस कि अगर मुझे उन्होंने गाइड नहीं किया होता पूरी तरह से, संभाला नहीं होता पूरी तरह से, तो मैं मतलब इतना आगे नहीं चल पाता। मैंने हमेशा अपने एकेडमिक्स को भी कंट्रोल में रखा है और अपनी जो ये साइड बाय साइड के राइटिंग का अपना ये जज्बा है, इसको भी चलाए रखा है। अच्छा, कहा जाता है कि ए गुड राइटर इज समवन हु इज अ गुड रीडर एज वेल। डू यू अग्री विद दिस? और एक अच्छे राइटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैंने अक्सर सुना है जो राइटर्स होते हैं वो बुक्स पढ़ते हैं। बिल्कुल। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दूं, मैंने आज तक खाली 3 बुक्स पढ़ी है। बेसिकली जो मेरी बुक्स थी पहली वो शॉर्ट स्टोरीज थी। जैसा मैंने आपको बताया, जो कुछ मैंने सोसाइटी में समझा था या जो मेरी अपनी इमेजिनेशन थी, मैंने उसको ही कलम से अपने अल्फाजों में उतारा, कलम बंद किया। जी बिल्कुल। तो मैं पहले बुक्स नहीं पढ़ता था, बट फिर मेरे को धीरे धीरे से समझ आया। मैंने 12th में एक राइटर की बुक पढ़ी, अजय के पांडे सर, उनकी 3 बुक्स पढ़ी मैंने। वो नॉन फिक्शनल है, उन्होंने रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को स्टोरीज में कवर अप किया है नॉवेल्स में। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अब पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है, पहले मैं पढ़ता नहीं था, फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर मुझे और भी आइडियाज आने लगे। एंड इट इज़ ट्रू दैट रीडिंग के बाद फिर आप एक अच्छा राइटअप भी दे सकते हो। माशाल्लाह उससे पहले भी मैं अच्छा लिखता था, बट उसके बाद फिर एक क्लियरेंस आई, एक फ्लरिशमेंट आई। तो बेसिकली एक राइटर में अच्छी क्वालिटीज़ यही होती है, वो रिसर्च बेस्ड लिखे, ऐसे ही कुछ भी ना लिखे। लाइक पहले देखिए लोग क्या पढ़ना पसंद करते हैं, या अगर आपका मन कर रहा है आप कुछ भी लिख लो तो वो भी अच्छा है, बट अप टू अ सर्टेन टाइम, क्योंकि हमें सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो जो लोग पब्लिक मांगते हैं पढ़ना, हमें वही लिखना भी पड़ेगा। और फिर उसके बाद में फेलियर्स तो आती है, यू शुड एक्सेप्ट दैट थिंग। तो गिव अप नहीं करना होता है कभी भी। तो यही सब चीज़ें होती है। क्या आपकी लाइफ में कभी फेलियर आया? पहले तो फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 4th बुक जो मेरी फर्स्ट नॉवल थी, वो एक सक्सेस मैं देख सकता हूँ। एंड मैं ऐसा बोलूं, देयर इज नेवर अ फेलियर इन योर लाइफ, दैट इज अ टीचिंग एंड लर्निंग। एग्जैक्टली। मेरी लाइफ में फेलियर जैसा कोई वर्ड नहीं है कभी भी। नाकामयाब मैं कभी नहीं हुआ, मैं सीखा हूँ जिंदगी में। मैं एक कोट बता दूं, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर इन योर लाइफ, देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग इन इट। बिल्कुल सही। अगर तुम नाकामयाब हुए हो, तुम इसको नाकामयाबी ले रहे हो, तो वो आपने एक गलती की है, उसको एक सीख लो, उससे कुछ सबक लो। हमने कोई काम किया, हम उसमें नाकाम हुए, हमारी कोई गलती रही होगी, उनको परखना चाहिए हमें। तो मैं ऐसा ही बोलूँगा, नाकामयाबियाँ तो नहीं हुई, जो मैंने पहले लिखा मैंने उनसे सीख ली।
कहीं पर नुकसान हुआ नहीं हुआ नुकसान, वो फायदा था। क्योंकि जब मैंने 3 किताबों में कुछ खोया तब मैंने एक बड़ा टाइटल पाया। बिल्कुल सही। तो मेरी लाइफ में मैंने यही हमेशा माना है कि अल्लाह ताला भी बोलते हैं कि जो तुम्हारे लिए होने वाला है वो बेहतर है। बिल्कुल सही। इंडीड व्हाट इज कम इज बेटर देन व्हाट यू हैव लॉस्ट। एग्जैक्टली। तो मैं कभी फेलियर डिक्शनरी में अपनी लाइफ की ये वर्ड रखा ही नहीं है। तो मैं लर्निंग को मानता हूँ, बहुत ही नॉट फेलियर। बहुत ही खूब। ये लर्निंग वाला जो सिलसिला है ये ऐसे ही जिंदा रहे और हमारी जो यूथ है वो भी इस चीज़ से सबक ले कि ये एक हमारे बिल्कुल नौजवान राइटर हैं जो अभी स्कूल मुकम्मल किए हैं और अब कॉलेज की तरफ तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने लाइफ में फेलियर नहीं देखा, इन्होंने लर्निंग्स लिया उसे। तो हम सबको लर्निंग से लेना चाहिए, उसे सबक हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए। नाज़िम मोहतरम, आज़म के साथ और भी बातें करनी है, अभी बहुत सारा वक्त है हमारे पास जिस पर हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक वक्फे का। वक्फे के उस पार बात को आगे बढ़ाएं, कहीं जाइएगा मत। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। अच्छा आज़म, आपने अपने साथ ये मेडल्स वगैरह भी लाई हुई है, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं अभी तक, तो हाउ डज इट फील रिसीविंग अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, दैट टू इन दिस एज? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह ताला के फजलो करम से जो इतनी कामयाबियाँ मिली है। हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहता हूँ। लाइक कभी चल रहा होता हूँ कहीं पे या क्लासेस में ट्यूशन्स में होता हूँ तो आई डोंट माई सेल्फ एक्सप्रेस दैट आई एम अ राइटर और समथिंग एल्स, लाइक मैं कोई हूँ। तो आई ऑलवेज लाइक टू बी डाउन टू अर्थ। जी आज़म, ये आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं इस पर बात करेंगे हम। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बात करेंगे इस पर, ये जो मेडल आपको हासिल हुआ है, ये मेडल किस बात के लिए मिला था आपको? इस मेडल के बारे में बताएं। इस पे TMWP लिखा हुआ है। सर ये एक पब्लिशिंग हाउस था, ट्रू ड्रीमस्टर्स, उन लोगों ने द मेगा राइटिंग कंपटीशन, दिस मस्ट बी 3rd सर्टिफिकेट आई गेस। मेरे हाथ में भी एक सर्टिफिकेट है, ये मैं दिखाना चाहूंगी। जी यही। तो ये एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था राइटिंग का, एंड इसमें मैंने 3rd पोजीशन स्कोर की थी। तो मैं बताना चाहूँ आपको, इसमें 10,000 पार्टिसिपेंट्स थे। ओके। एंड अमंग दोज 10,000 पार्टिसिपेंट्स मैं 3rd रैंक पे आया था। दैट्स ग्रेट। तो ये 3rd रैंक के लिए आपको ये सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया था। जी सर। तो ये हम दिखाना चाहेंगे हमारे नाजरीन को कि ये हमारे आज़म ज़हूर की सर्टिफिकेट है जो इन्हें मिली है, और इसके साथ साथ इन्हें ये मेडल भी मिला था जिसको हमने अभी अभी आपको दिखाया। उसके अलावा भी हुमैरा ने ये सर्टिफिकेट दिखाई। ये सर्टिफिकेट जो है, ये एक और सर्टिफिकेट जो हुमैरा ने अभी अभी हम जी, ये 2023 में मैं अमंग इंडियाज 23 टॉप राइटर्स आया था, तो ये उसकी ही सर्टिफिकेट है। इसके बाद ये एक और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आपके हाथ जी सर में है, बकेट में है, इसके बारे में कुछ बताएं। सर ये भी लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है रिगार्डिंग दैट 23 टॉप राइटर्स ऑफ इंडिया 2023। और उसके बाद ये एक है, ये आज़म ज़हूर की है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटिशन, इसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, मैं बेसिकली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का एक मेंबर रह चुका हूँ। तो मैं आर्ट्स बाय ब्रिटेन का मेंबर हूँ, मैं एक पॉडकास्टर हूँ खुद भी, मेरे पॉडकास्ट आते हैं स्पॉटिफाई पे और बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे। तो जो IIMUN ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनका कैंपस एम्बेसडर भी हूँ इस साल 2024 की श्रीनगर कॉन्फ्रेंस के लिए। ये वाला सर्टिफिकेट एंथोलॉजीज के रिगार्डिंग ही है। अच्छा, चूंकि आप फरमा रहे हैं कि यू आर ऑल्सो कम्युनिटी मेंबर राइट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, सो व्हाट इज योर रोल बेसिकली? कौन कौन से इवेंट्स वगैरह आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, क्या कुछ करना होता है? मैम IIMUN, उसका नाम तो किसने ही नहीं सुना होगा। सो मैं पिछले 1-2 साल से ट्राई कर रहा था सो दैट मैं, इनकी हर साल मेगा कॉन्फ्रेंसेस होती है हर एक स्टेट में, तो कश्मीर में भी इनकी जो इस साल की कॉन्फ्रेंस हो रही है हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो 10,000 प्लस डेलीगेट्स आ रहे हैं इस साल, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इस साल। सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग दैट होल इवेंट। ये इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अरे बहुत ही खूब। आज़म, आपने बात की ऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। अगर एक इंसान की लाइफ ऑर्गेनाइज ना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। जी बिल्कुल। तो आप बहुत ही यंग हैं, तो आप अपने वक्त को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अपना पूरा दिन कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं,
क्या शेड्यूल रहता है आपका मॉर्निंग टिल इवनिंग, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं ताकि हमारे जो नाज़रीन जो देख रहे हैं, जो बच्चे हमारे देख रहे हैं, उन्हें समझ आए कि आज हम किस तरह से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। जी, अभी तो मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ क्योंकि यंग हूँ अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। बट ऐसा मैं बोलना चाहूँगा अपने जो भी मेरे को यूथ देख रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो 5 वक्त की नमाज है सबसे पहले। बहुत बिल्कुल। फजर से लेकर इशा तक की, बाकी सब काम तो होते रहते हैं, बट अपने शेड्यूल में जो इंसान इन 5 नमाज के वक्तों को ऐड करेगा उसके लिए लाइफ भी इजी है एंड आफ्टर लाइफ भी इजी है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो अपना इंटरेस्ट है, जो अपना पैशन है, हमें हर दिन उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। हमें अपने जो इंटरेस्ट है, अपने पैशन है, उसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। जिस चीज़ में हमारा दिल लगता है ना, सक्सेस एंड फेलियर्स तो आते जाते रहते हैं, हमें ट्राई करनी चाहिए कि हम कभी गिव अप ना करें। मे बी यू आर, आपको ऐसा नहीं पता होगी, आप एक कदम पीछे अपनी कामयाबी के और आप वहां पर गिव अप कर दोगे, तो कामयाबी कब आपके दरवाजे पे दस्तक दे दे आपको पता नहीं होगी। आप एक कदम पीछे होगे कामयाबी के, आप छोड़ दोगे उस काम को करना। तो मेरे हिसाब से यूथ को अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को हमेशा फॉलो करना चाहिए। और मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। आप देखिए क्या वो कभी ना कभी, हमारे कश्मीर में ऐसा होता है ना, जब तक हम ये नहीं देखते कि बच्चे ने कुछ काम किया तो इससे फ़ायदा कुछ हुआ, जब तक फ़ायदे को आने में टाइम लगता है। बिल्कुल। जब तक हम ये नहीं देखते हैं कि हमने कुछ फ़ायदा आ रहा है इस काम से तो हम उसको नहीं करने देते। बट मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के इंटरेस्ट और पैशन को सपोर्ट करे, बिकॉज मैं बहुत सी चीज़ों को देखता हूँ कश्मीर में सपोर्ट नहीं किया जाता है। एंड मैं खुद भी एक मैंने जैसा आपको बताया पब्लिशिंग कंसल्टेंट हूँ। हमारे जितने भी ऑडियंस देख रही होगी, कश्मीर से बहुत यंग राइटर्स होते हैं जिनको मैं जानता भी हूँ और देखा भी हूँ, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत से लोगों की हेल्प करता हूँ। मैंने आपको बोला ना, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तो कोई होगा ऐसा जिसको पब्लिशिंग के रिगार्डिंग कोई क्यूरीज होंगी या हेल्प चाहिए होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दैट पर्सन कैन कांटेक्ट मी, बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपनी कंसल्टेशन फी नहीं लेता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू हेल्प पीपल। बहुत ही खूब। तो मैं ये गुजारिश करूंगा यूथ से एंड बाकी सब लोगों से कि अपने पैशन को फॉलो करें। बहुत ही खूब। आज़म, थोड़ा सा और जानना चाहेंगे आपसे कि आपके कोई फेवरेट राइटर हैं जिन्हें आजकल आप पढ़ना पसंद करते हैं जब भी आपके पास मौका होता है? अभी तो मैंने आपको बताया अजय के पांडे सर, उनकी 3 बुक्स आउट हुई है, 5 बुक्स आई गेस, 5 और 8, तो 3 मैंने उनकी पढ़ी है। अब और में भी उनकी 1-2 पढ़ूंगा। एंड अभी मैं खुद को इन्वॉल्व कर रहा हूँ रीडिंग में भी, तो मैं देख रहा हूँ, तो रीडिंग अभी मैं करना पसंद कर रहा हूँ, तो अभी मैं उनकी बुक्स ही में भी और पढ़ूंगा। अच्छा, इसके अलावा हमें ये बताइएगा कि करंटली आप और किसी बुक पे काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं? बेसिकली एट प्रेजेंट तो अभी नहीं, बिकॉज अभी मैंने फर्स्ट नॉवल दी है, सो आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ सम टाइम। अभी इसका रिस्पॉन्स देखना बाकी है। एंड मेरा एक शौक है कि मैं जो ये मेरी बुक है, मैंने अभी तक 2 मास्टरपीस लिखे थे। एक तो पोएम्स में मैंने लिखा था एंड एक मैंने लिखा था, यही नॉवल मेरी रह चुकी है। सो जो ये नॉवल मेरी है, अभी मैं इसका रिस्पॉन्स देखूंगा। एंड अभी मैं इसका, जैसा कि मैंने बताया, लव एंड ट्रेजेडीज, मैं चाहता हूँ कि रीडर्स इसको पढ़े, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है। अच्छा, ये अभी कहाँ पे अवेलेबल होगी जो किताब के आपने मेंशन किया? नोशन प्रेस पे अवेलेबल होगी, ये अमेज़न पे अवेलेबल होगी, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, ये ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है, ई बुक के पार्ट में भी, पेपर बैक में भी। तो मैं चाहता हूँ रीडर्स अभी इस बुक को पढ़े एंड मैं रिस्पॉन्स देखूंगा। दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत है, बट मेरा ये शौक है कि मैं इस बुक को ट्रेडिशनली पब्लिश करूँ, लाइक पेंगुइन इंडिया या हापर कॉलिंस। तो अल्लाह ताला की मर्जी होगी, उनका साथ होगा, तो मैं वहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नेशनल पब्लिकेशन के साथ तो आप काम करते हैं जी, कभी किसी इंटरनेशनल पब्लिकेशन से आपको कोई क्वायरी आई या कोई कॉल आया या कहीं से कोई बात छिड़ी उनके साथ? मैंने अभी इंटरनेशनल कनेक्शंस नहीं बनाए हैं। लाइक मैं बोल रहा था अभी आपको, पेंगुइन है या हापर कॉलिंस है या बड़े बड़े सृष्टि पब्लिशर्स है। तो मेरा एक शौक है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस बुक को फर्दर और प्रोसीड करके वहाँ तक लेके जाऊँ, तो मैं उस ट्राई में भी हूँ। अच्छा, यूजुअली आप किस टाइम पे लिखना पसंद करते हैं? फॉर राइटिंग वहाँ पे कोई टाइम नहीं होता है, जब मन किया कुछ लिखने का। कभी कभी दिन के 12 बजे, कभी कभी 2 बजे, कभी कभी रात के 12 बजे मन करता है। मतलब जब भी आपके जहन में कोई आइडिया आ गया तो लिखना शुरू कर दिया? कभी ऐसा होता है लाइक मैं बैठा हुआ हूँ तो या कहीं पे भी हूँ तो आइडिया है दिमाग में, आई कांट राइट इट, बट मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ उसको, सो दैट फर्दर आई विल जस्ट पेन इट डाउन। ओके। आज़म, आपने बात की हमारे यहाँ से बहुत यंग राइटर्स निकल रहे हैं,
आपको भी मौका मिला होगा यंग राइटर से मिलने का या उनसे बात करने जी का? बिल्कुल। कोई आपको ऐसा लगा जिसने मतलब आपको इम्प्रेस किया हो, ऐसा कोई है? बेसिकली अभी तक तो बहुत कम राइटर से मेरी मुलाकात हुई है, बट ऐसा है कि अभी तक ऐसा मतलब मुझे लगता है कि कश्मीर में जितनी अचीवमेंट्स मेरी है, नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट जब अचीवमेंट्स की बात होती है राइटिंग के फील्ड में, तो इतनी बुक्स लिखना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी यंगेस्ट नॉवलिस्ट हूँ मैं अभी, और बेस्ट सेलिंग का टैग भी मिला है, तो अभी उतना मैं राइटर्स से मिला नहीं हूँ, और अभी मेरे को लगता है #1 पे मैं ही हूँ कश्मीर में, माशाल्लाह। इन रैंक, नॉट लाइक प्रेजुडाइसिंग माई सेल्फ और अप्रिशिएटिंग, बट रैंक के हिसाब से अभी मैं ही हूँ #1 पे कश्मीर में। ये जो कामयाबी छोटी उम्र में मिलती है, इसे कैसे देखते हैं आप? कामयाबियाँ तो आती जाती रहती है, अपना कारवां चलता रहना चाहिए। अपना मकसद लिखने का है तो लिखते रहेंगे, फिर कभी कामयाबी मिलेगी या कभी सीख मिलेगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है ये कामयाबी, जिसको देखा इंसान ने खुश हुआ, कॉन्फिडेंस गेन किया, बट ओवर कॉन्फिडेंट कभी ना हुआ, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, टू बी ग्रैटिट्यूडफुल, एंड बेसिकली हमेशा जो अपने आसपास हो, जिन लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए उनको हमेशा क्रेडिट देना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो रीडर्स होते हैं, मैं अपनी ऑडियंस का ही सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी आज हूँ उनकी वजह से ही हूँ। जिन लोगों ने मुझे पढ़ा है, मेरी लिखावट को अपनी पसंद बनाई है, तो मैं इस सक्सेस को एज अ गुड थिंग देखता हूँ, खुश होता हूँ, अच्छा होता हूँ, बट कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ या ईगो नहीं अपने अंदर आने देता हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जिन बच्चों को या जिन लोगों को छोटी उम्र में कामयाबी मिलती है, फिर कामयाबी सर चढ़ के बोलती है, फिर वो उतार देती है। मुझे चढ़ना है धीरे धीरे से, संभल के, वरना वो ऐसा होता है ना, एक उजाला आएगा फिर अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। तो मुझे अपनी सीढ़ियों को कामयाबी के धीरे धीरे से ऊपर चलते रहना है। मैं कभी भी ईगो नहीं लेता हूँ अपने अंदर कि मैं यंग राइटर हूँ या ऐसे मेरे पास टाइटल्स है, तो मैं इसको इन अ सिंपल वे लेता हूँ, बिकॉज़ ये मेरे फादर की टीचिंग है, तुम जितना सिंपल चलोगे तुम उतना कामयाब हो जाओगे। बहुत ही खूब। आजम, आपसे बस इतना सा जानना चाहेंगे कि जो अभी यूथ आपको टेलीविजन स्क्रीन पे देख रही है, उन्हें लग रहा होगा कि आजम एक डिफरेंट से लड़के हैं, क्या आपकी लाइफ नॉर्मल है? नॉर्मल इन द सेंस, क्या भी आप भी जाते हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए, वक्त स्पेंड करते हैं दोस्तों के साथ, नॉर्मल खाना पीना जो होता है वैसा होता है, या आपका कुछ उनसे हटके है? जी, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ, आपकी तरह, बाकियों की तरह। जो आप में है वही मुझ में भी है। मैं भी दोस्तों के साथ खेलता हूँ, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, एंड जो भी बाकी लोग हैं मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या बाकी सब जगहों पे, तो देख सकते हैं मेरी लाइफ भी एक नॉर्मल लाइफ है बाकियों के लिए, मुझ में कुछ खास नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप बोल रहे थे ना अभी क्या पॉडकास्टिंग वगैरह भी करते हैं, कैसे रिव्यूज मिलते हैं वहाँ पे? हाउ इज द रिस्पांस? एक्चुअली उस पर थोड़ा सा रिज्यूम पड़ा है, मैंने स्टार्ट किया था, बट बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स आया था लोगों का, रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे। सो यही मेरा नॉर्मल सी में रहता है, एक नॉर्मल रूटीन है, एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है। बेसिकली मेरा फ्रेंड जोन बहुत छोटा है, जस्ट अ सिंगल फ्रेंड मोरिस फ्रॉम माई स्कूल टाइम, बस एक वो है, एंड आई विल लाइक टू मेंशन माई फीमेल बेस्टी हु हैज बीन सपोर्टिंग मी। Yes, sure. So just these two people have been in my life and no more else people, because those two people support me in my writing and in my all the things that have been my ups and downs. So I would also like to thank my family. तो इन सब चीज़ों का बहुत बहुत शुक्रिया आजम, आज आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया, हमारे नाजरीन के साथ इतनी सारी बातें शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बस दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही कामयाबी हासिल करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और न सिर्फ अपना नाम बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलने से इजाजत लेने से पहले आपको बता दें कि आज शाम के 7:30 बजे आपके लिए एक फिल्म पेश की जाएगी, सरदार, जिसमें आप नुमाया अदाकारी में देखेंगे परेश रावल और अनु कपूर को। तो इस फिल्म को जरूर देखें, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ बैठकर, क्योंकि डीडी कशिश से आपके लिए फिल्म पेश की जा रही है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो नजराने होते हैं वो आपके लिए पेश किए ही जाते हैं। तो आज की ये फिल्म साथ में देखेंगे ठीक शाम 7:30 बजे। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए हम दोनों को इस प्रोग्राम से इजाजत, इसी अपनेपन के साथ कि आप अपना ख्याल दे सकेंगे, खुश रहेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।